आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 19 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी हैं। और आज इस शो में बिना किसी हेडलाइन के हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर खबर आज अपने आप में कुछ हद तक बड़ी है और बड़ी हेडलाइन भी है। पहली खबर यह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नट बोल्ट टाइट करने शुरू कर दिए हैं और रूस के साथ जंग का उसे जिम्मेदार ठहराया है। ज़ेलेंस्की को कहा है कि तुम्हारी वजह से यह जंग हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी रशिया के साथ जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। हेडलाइंस यही बोल रही हैं। उन्होंने इस जंग को बेमकसद करार दिया। ये जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी, ये कहा ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये कभी नहीं होती ये जंग। ये बहुत अफसोस की बात है। याद रखिएगा दोस्तों, मौसम बदलने वाला है। अगले हफ्ते पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। ज़ेलेंस्की के नट बोल्ट चूड़ी जो भी आप कहने वो कसे जाने लगे हैं। यानी अमेरिका ने कलाबाजी खा ली है। उसे समझ आ गया है कि पूरा नेटो भी मिलकर रूस को हरा नहीं पाएगा। हाँ, ये जंग जरूर चल सकती है लंबी, लेकिन इसका नतीजा नहीं होगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की के माथे पर हार का ठीकरा पहले से फोड़ दिया जाए, उसे ही इस जंग का जिम्मेदार बता दिया जाए और रूस से ताल्लुकात वसी कर लिए जाएं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर सीज फायर हुआ तो पुतिन यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवाने की कामयाब कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें इसका फायदा मिल जाए। यूक्रेन को सीज फायर से घाटा ही होगा। इसी सिलसिले में एक दूसरी खबर है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा सपोर्ट देने की अपील की और यूक्रेन को यूएस रशिया के टॉक से बाहर रखने पर तनकीद की। यानी कि अमेरिका और रूस जो रियाद में बातचीत कर रहे थे उस पर कमेंट किया है कि यार ये क्या तरीका है। उन्होंने कहा कि हम इस मुज़ाकरात की टेबल पर कहाँ हैं, हमें क्यों नहीं शामिल किया। ये जंग यूक्रेन के अंदर हो रही है। पुतिन यूक्रेनियों को कत्ल कर रहा है, ना कि अमरीकियों को। तो सऊदी अरब में हुई बातचीत में यूक्रेन को शामिल क्यों नहीं किया गया, ये ज़ेलेंस्की ने सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है। दोस्तों अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ खींचना शुरू कर दिया है या खींच लिया है, और यही ज़ेलेंस्की की बेचैनी का बड़ा सबब है। उधर रूस अमेरिका के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करने जा रहा है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रशिया और यूएस ने डिप्लोमेटिक मिशंस का मसाइल हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। उनका कहना था कि यूएस जल्द ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर गुफ्तगू के लिए अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करेगा। उसके बाद रशिया भी अपना नुमाइंदा नामजद करेगा। बात लेबनान की। साउथ लेबनान से आईडीएफ पूरी तरह नहीं निकली। कल सीज फायर की मुद्दत खत्म हो गई, उसके बावजूद नहीं निकली। उसे निकालने के बजाय अमेरिका और फ्रांस साउथ लेबनान में किराए के फौजी यानी मर्सनरीज यानी भाड़े के फौजी भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। अमेरिका और फ्रांस ने तजवीज़ दी है कि साउथ लेबनान में प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स या पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जाए ताकि इजराइल को वहां से मुकम्मल निकालने पर मजबूर किया जा सके। मुकम्मल तौर पर इजराइल को अगर निकालना है तो वहां कोई और फोर्स भेजनी पड़ेगी। क्या लेबनान की आर्मी के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देखकर इजराइल चला जाएगा और लेबनान की आर्मी को कहेगा अच्छा अभी बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और अमेरिका इजराइल को पूरी तरह वहां से हटाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी फोर्स या प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को डिप्लॉय करने का मशवरा दे रहे हैं। एक अमेरिकन डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया है कि इजराइल कम अज कम 28 फरवरी तक साउथ लेबनान में रहना चाहता है ताकि नॉर्थ इजराइल में अपने सेटलर्स की वापसी की निगरानी कर सके, जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त पहले हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। असल में इजराइल और फ्रांस की कोशिश है, जहां तक मुझे लगता है, कि यहां पर एक ऐसी फोर्स तैनात हो जाए जिससे लेबनान और इजराइल के बीच कभी फिर टेंशन दोबारा ना भड़के और यहां पर हिजबुल्लाह अपना वापस दबदबा कायम ना कर पाए, जिससे इजराइल के लिए मुश्किल पैदा हो। इसलिए एक ऐसी फोर्स जो किराए की होगी, जिसकी वजह से इजराइल भी वापस जाएगा, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह भी वहां जम नहीं पाएगा, उसकी तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ आउन से राब्ता किया है और ये इजरायली हुकूमत को भी ये बता दिया है कि लेबनान इजराइल की मौजूदगी को अपनी ज़मीन पर कबूल नहीं करेगा।
आईडीएफ को बाहर निकलना होगा। एक फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्स के मुताबिक फ्रांस ने तजवीज़ दी है कि या तो वहां फ्रेंच ट्रूप्स भेजे जाएं, फ्रांस की फौज भेजी जाए, या फिर यूएन पीस कीपर्स को तैनात किया जाए। अब यहां से दूसरी बात आ गई, फ्रेंच ट्रूप्स का मतलब है फ्रांस की आर्मी। अब फ्रांस अपने लोगों को वहां उतारना चाह रहा है, हर कोई अपने अपने लिए गजा और लेबनान में एक ज़मीन चाह रहा है। खैर बढ़ते आगे। आज एक कमाल की बात हुई इसराइल में, जो जोफित इलाका है वहाँ पर आईडीएफ ने सायरन टेस्ट किए। सुनने में तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो आपको क्या पता चलता है। दोपहर में ये करीब जो है 3 बजे के करीब ये सायरन 3:30 पौने 4 के करीब टेस्टिंग हुई। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? असल में इसराइल को इस बात के कुछ इशारे मिले हैं कि उस पर हमला हो सकता है। अब ये हमला क्या हिजबुल्लाह करेगा इस वजह से कि आईडीएफ नहीं निकली लेबनान से, या ईरान जो पिछले 2 दिन में 2 बड़े आईआरजीसी के कमांडर्स के बयान आए कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 हम ज़रूर कंडक्ट करेंगे, उसको लेकर ये अब फिर से जो है सायरन वगैरह टेस्टिंग होने लगी है। तो सायरन टेस्ट तभी होते हैं जब इस बात के अंदेशे हों कि हमले हो सकते हैं, तो हम सब कुछ तलाश लें दुरुस्त। कभी अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई मिसाइल, रॉकेट आता है तो हम कम से कम सायरन बजा के अपने लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए अलर्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग वगैरह फिर से शुरू हो गई है। गजा में सीज़ फायर के बाद से ये टेस्टिंग बंद हो गई थी। अशर्क अल अवसत अखबार लिखता है कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने कहा है कि इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम में 4 स्कूल बंद कर दिए हैं जहां फ़लस्तीनी बच्चे पढ़ते थे, जहां वो मुस्तकबिल की लकीरें अपनी कॉपीज़ में खींचते थे। वो मुस्तकबिल की लकीरें, वो उनकी उम्मीदों की पेंसिल, सब अब एक बस्ते में कैद होकर उनके घरों में पड़ी हैं। वो घर कब तक उनके पास रहेंगे ये भी नहीं पता, कब उन पर बुलडोज़र चल जाए। 4 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये पेंसिल उठाते थे, अब क्या उठाएंगे? खुद इसराइल को ये सोचना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई जारी रहने देनी चाहिए। अब जो फ़लस्तीनी नॉर्थ गजा में अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो वो वहाँ पर बर्बादी के मंजर हैं और उनके घर जो हैं वो मलबा बन चुके हैं। वहाँ कैसे हालात हैं? किसी शख्स ने दिखाया कि अब उसके घर के नीचे ये उसका जीना है जो उसने बनाया है। इधर उधर से लकड़ियाँ उठाकर मिट्टी और रेत भर के गत्तों में, और माफ़ कीजिएगा कट्टों में, उससे सीढ़ियाँ बनाई हैं। क्योंकि सीढ़ियाँ एढ़ियाँ सब घर की तरह टूट चुकी थी, घर का सरिया वरिया सब पड़ा हुआ है। वो नीचे इसी से उतरता है जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप स्क्रीनशॉट देखें तो उसकी हर तरफ जो है वो बर्बादी है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं। बात यह है कि फ़लस्तीन की जो नस्ल है आने वाली वो मजबूत है और वो अपने घर को फिर से बना लेगी। वो खेल में जुट गई है, अपनी डेली जो भी वो हैं उनके कामकाज उनमें जुट गई है। उन्हें फ़र्क पड़ा तो है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत दिल पर नहीं लिया है। अब बात जैनिन रिफ्यूजी कैंप की। ये जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, हमारी माएँ बहनें, आम मासूम लोग, ये सब वेस्ट बैंक के जैनिन रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग हैं। ये आज 1 महीने के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे थे, तो फिर इन्हें इजरायली फ़ौज ने खदेड़ दिया, इनका रास्ता रोका और इनसे सीधे इन्हें वार्निंग दी कि हम ओपन फायर कर देंगे, सीधी गोली चला देंगे, आप लोग आगे नहीं जा सकते। सोचिए 1 महीने से लोग अपने घरों से दूर कैसे रह रहे होंगे, किस क्या रह रहे होंगे, वो कब तक इन्हें वेलकम करेगा? ये खुले आसमान के नीचे हैं, किसी रिश्तेदार के घर हैं, कहाँ हैं कुछ नहीं पता, लेकिन ये घर को वापस नहीं लौट सकते। ईरान में 2 ब्रिटिश जासूस पकड़े गए हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनकी सज़ा का ऐलान भी हो गया है। बताया गया है कि ये दोनों ब्रिटिशर्स पूरे वेस्टर्न ममालिक के लिए ईरान की जासूसी कर रहे थे। ईरान में रहकर ये ईरान की जितनी भी स्ट्रेटजिक अड्डे हैं उनकी जासूसी कर रहे थे। इनके पास से दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं और इन्हें जासूसी और मुल्क से जो है मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने के चार्ज लगाकर जेल डाला गया है। अशर्क अल अवसत ने हेडलाइन दी है कि अब तक करीबन 1 मिलियन सीरियंस अपने घरों को वापस लौट चुके हैं जब से बशर अल असद की जालिमाना हुकूमत गिरी है। बशर के जुल्म से डरकर लाखों लाख लोग अपना मुल्क सीरिया छोड़कर चले गए थे और वो अब सब वापस लौट रहे हैं। ये सभी लोग मेजॉरिटी से सीरिया की ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है बशर ने कुछ किया होगा तभी ये वापस गए। अब उसे लोग फ़िरक़ों में बांट कर, आप हुक्मरानों को फ़िरक़ों में मत बांटें, उनका कोई फ़िरका या मज़हब नहीं होता, एक ही चीज़ होती गद्दी।
تو بتایا جا رہا ہے کہ قریباً اس میں ایک ڈیٹا بھی دیا گیا کہ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے تھے لوگ وہ کتنے ہیں. لگ بھگ 8 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں ہی بے گھر ہو گئے تھے, ادھر سے ادھر خانہ بدوشیوں کی طرح بھٹک رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. اور لگ بھگ 2,80,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک میں اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لی تھی. یہ لوگ بھی لوٹے ہیں. IRGC نے ایک آرٹلری سپورٹ ڈرون انٹروڈیوس کیا ہے اور ملٹری ڈرل چل رہی ہے اس دوران یہ کیا گیا ہے. اور یہ آرٹلری سپورٹ ڈرون جو ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے. آرٹلری آپ سمجھ لیجیے توپ خانہ, ظاہر سی بات ہے آرمی کے لیے ڈرون ہے. تو یہ سپورٹ ڈرون ہے جو وارفیئر گیمز میں بڑی مدد کر سکتا ہے. اس کی بڑی خصوصیات ہیں. IRGC گراؤنڈ فورس نے اسے ڈپلوائے کیا ہے. یہ سرویلانس بھی کر سکتا ہے, مطلب نگرانی بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پریسائز فائر کنٹرول کرنے کی ایبلٹی بھی اس میں ہے, یعنی مطلب جو جتنے کوارڈینیٹس دے دیے پریسائز بالکل سٹیک حملہ کرنے کی ایبلٹی بھی اس کے اندر ہے. اسی سے جڑی ایک دوسری ہیڈ لائن ہے, IRGC ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز کر رہی ہے, لارج اسکیل پر ملٹری ایکسرسائز کر رہی ہے ساؤتھ ویسٹرن ایران میں. ایک اور خبر ہے سر, 2 اسرائیلی سولجرز جو ہیں وہ بھاگے ہیں, بھاگ کر انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. ایمسٹرڈم یہ لوگ گئے تھے گھومنے, جب انہیں وہاں پر پہچان لیا گیا کہ یہ لوگ غزہ میں جنگ لڑ رہے تھے اور وہاں لوگوں کا قتل کر کے یہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے تھے, جب ان کی شناخت ہو گئی تو انہیں وہاں پر سر اپنے یا ایسے ویسے کر کے جو بھی سر پہ رکھ کر پیر رکھ کر یا جیسے بھی بھاگنا پڑا, بھاگے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھوڑا طبیعت آپ کو پتہ ہے, کھانسی بہت زیادہ ہے, آپ لوگ بھی بچیے. اور ہاں ہو سکتا ہے دنیا ٹوڈے پر ویڈیو کم آئے. ایک جنجناتی نیوز دے دیتا ہوں. ابھی شام میں 19 فروری کو وہ چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا ہے. سوچئے کہ کتنی کنٹرول جرنلزم کر رہے ہیں. کبھی کسی کو پریز نہیں کرتے, پہلے ویڈیو ریموو پھر ڈی مونیٹائز ہو گیا چینل. پتہ نہیں وہ کبھی مونیٹائز ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اس چینل پر بھی کچھ سختیاں ہیں. یہ تب ہے جب ہم ویڈیو کلپس نہیں دکھاتے, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ارے بھائی سوشل میڈیا ہے دیکھ لو یار. آپ کو نہیں پتا ہم کیا خطرے لیتے ہیں. اور وہاں کی جو ٹیم ہے دیکھیے, اللہ کریم. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.